सुमन गांव में अपनी माँ करुणा और पिता योगेंद्र के साथ रहती है। उसके भाई और भाभी मानव और बेला दोनों शहर में रहते हैं और अब सुमन भी उन दोनों के पास शहर में कुछ दिनों के लिए रहने जा रही होती है। सारा सामान ठीक से बांध दिया ना बिटिया? हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो बस कुछ महीनों के लिए ही जा रही हूँ उनके पास, फिर वापस आ जाऊंगी। अरे हम भी तेरे साथ आ जाते, लेकिन हम दोनों को शहर का हवा पानी भाता ही नहीं, इसीलिए अब तो हमें यही रहना पड़ेगा। लेकिन तू जा बेटा और खूब मजे कर, उतना ही तेरे भाई और भाभी को अच्छा लगेगा। हाँ माँ, आपने सही कहा। और ये ले, ये पैसे रख, तेरे इस महीने के खर्चे के लिए। वैसे मानव तो तुझे पैसे दे ही देगा, लेकिन फिर भी तेरे खुद के खर्चे के लिए ये रख ले। तेरे वहां पर जाने के बाद मैं मानव से कह दूंगी कि वो तेरा बैंक में अकाउंट खुलवा दे, और उसके बाद तो मैं तुझे पैसे वही भेजा करूंगी। ठीक है माँ, और आप दोनों भी आप पर अपना ख्याल रखना। फिर सुमन शहर चली जाती है, लेकिन उसके आने से उसकी भाभी बेला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लो आ गई मेरी छाती पर मूंग डालने। कैसी हो भाभी? मैं बढ़िया हूँ सुमन, तुम बताओ, तुम कैसी हो? बस एकदम बढ़िया। लेकिन भाई कहाँ पर है? अरे तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे भाई आधा हफ्ता घर पर रुकते हैं और आधा हफ्ता दूसरे शहर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी कंपनी के दूसरे ब्रांच में होती है। अच्छा, तो इसका मतलब अब वो घर पर नहीं है? हाँ सुमन, अब तो वो सीधे कल सुबह ही आएंगे। ठीक है भाभी, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। आपने खाने में क्या बनाया है? खाना तो मैंने कुछ बनाया नहीं है सुमन। दरअसल मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली थी। अब तो मैं अकेली ही रहती हूँ, तो कुछ भी नहीं बनाती। या तो मैं माँ के पास चली जाती हूँ या फिर बाहर से कुछ मंगवा देती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन अब आपको अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ ना, और अब हम दोनों ननंद भाभी मिलकर खूब मजे करेंगे। वैसे भाभी, मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ, तब तक आप मेरे लिए चाय और नमकीन पराठे बना दो। ठीक है सुमन। फिर सुमन कमरे में चली जाती है और बेला को उसके लिए चाय और पराठे बनाने पड़ते हैं। और अब उसकी ननंद के आने के बाद से बेला का काम बढ़ जाता है। फिर अगली सुबह जब मानव घर आता है, तभी वो सुमन को देखकर बहुत खुश होता है। तेरे आने से तो घर में रौनक छा गई है सुमन। अच्छा, तो इससे पहले क्या मातम छाया रहता था क्या? अरे बेला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे कहने का मतलब ये था कि सुमन के आने से बहुत अच्छा लग रहा है, वरना घर में तो बस हम दोनों ही रहते थे। समझ गई। लेकिन भाई, आप इतने दुबले पतले क्यों हो गए हो? भाभी आपको ठीक से खाना नहीं देती क्या? अरे नहीं सुमन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेला तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन पिछले 1 महीने से काम का लोड बहुत बढ़ गया है। इसीलिए सफर करने के कारण और बहुत काम करने के कारण मेरी तबीयत पर बुरा असर पड़ रहा है। काम तो चलता ही रहेगा भाई, लेकिन फिर भी आप अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। हाँ सुमन, ये नालायक कितनी बकबक करती है। घर शांत था वही अच्छा था, लेकिन इसकी आवाज से तो मुझे चिड़चिड़ हो रही है। फिर बाद में। अरे बेला, मुझे ना बहुत काम है, जिसके चलते मैं सुमन का बैंक अकाउंट नहीं खोल पाऊंगा। एक काम करो ना, तुम ही खोल दो उसका अकाउंट। वो माँ और पापा कह रहे थे कि हर महीने उसके अकाउंट में वो पैसे भेजेंगे। अच्छा ठीक है मानव, मैं खोल दूंगी। तभी बेला के दिमाग में एक सुझाव आता है। क्या बात है, बैंक अकाउंट? इसका मतलब माँ जी और पापा जी सुमन के लिए गांव से पैसे भेजने वाले हैं। लेकिन मेरी अनपढ़ ननद को क्या पता चलेगा कि कितने पैसे आए और कितने दिए जा रहे हैं। अब देखो मैं कैसे खेल खेलती हूँ। वाह जी वाह, इसकी तो सेवा भी करो और कोई मेवा भी ना मिले, लेकिन मैं चालाकी से मेवा खाकर ही रहूंगी। फिर बेला सुमन का बैंक अकाउंट खुलवा देती है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ सुमन, क्योंकि तुम्हारा बैंक अकाउंट मैंने खोल दिया है। अरे वाह, धन्यवाद भाभी। और भाभी,
आप दोनों ही मेरा अकाउंट संभाला कीजिए, क्योंकि मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। लेकिन सुमन, तुम्हारे भाई को तो मेरे लिए भी अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो फिर वो तुम्हारा बैंक अकाउंट कैसे संभाल पाएगा? तो अब मैं क्या करूं भाभी? अरे तुम चिंता मत करो सुमन, मैं हूं ना। माँ जी और पापा जी तुम्हें जो भी पैसे भेजा करेंगे, वो पैसे मैं एटीएम से निकलवा कर दे दूंगी तुम्हें। ठीक है भाभी, चलेगा। सुमन अब बेफिक्र हो जाती है और उसके जन्मदिन के अवसर पर करुणा और योगेंद्र उसके बैंक अकाउंट में पूरे 3,000 रुपए भेजते हैं। अच्छा, तो पूरे 3,000 रुपए आए हैं। बुढ़ा बुढ़ी दोनों कम नहीं है, बहुत पैसे जमा करके रखे हैं इन दोनों ने। खैर, मैं सुमन को तो पूरे पैसे देने से रही, 3,000 में से मैं उसे आधे ही पैसे दूंगी। फिर बेला सुमन को 3,000 की जगह केवल 1,500 रुपए ही देती है। ये लो सुमन, माँ जी और पापा जी ने तुम्हारे अकाउंट पे ये पैसे भेजे हैं, पूरे 1,500 रुपए है। ठीक है भाभी, वो मेरा जन्मदिन आने वाला है ना, इसीलिए भेजे होंगे। क्या बात है सुमन, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा पदार्थ बनाऊंगी, ठीक है ना? हाँ भाभी, चलेगा। फिर बाद में, ये माँ और पापा ने सिर्फ 1,500 रुपए ही क्यों भेजे मुझे? उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि जब जन्मदिन आएगा तो वो मुझे 3 से 4,000 रुपए भेजेंगे। खैर, कोई बात नहीं, मैं इसी में मैनेज कर लूंगी। फिर सुमन जन्मदिन पर उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करती है और मानव भी उसे थोड़े पैसे और एक सुंदर सा तोहफा देता है। फिर 2 दिनों के बाद करुणा गांव से फोन करती है। कैसा रहा तेरा जन्मदिन बिटिया? बहुत अच्छा था माँ, मैंने पापा के फोन पर फोटोज भी भेजे हैं, आप उसे देख लेना। ठीक है बिटिया, देख लूंगी मैं। हे भगवान, कहीं माँ जी सुमन को सब कुछ बता ना दे कि उन्होंने इसके अकाउंट में 1,500 नहीं बल्कि पूरे 3,000 भेजे थे। मुझे कुछ तो करना होगा। अरे सुमन, तुम जरा उस कमरे में जाओ ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर सफाई करनी है। ठीक है भाभी, मैं चली जाती हूँ। फिर सुमन फोन पे बात करते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। उस कमरे में नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा, जिसके चलते उनकी बात ही नहीं हो पाएगी। लेकिन अगली बार तो मैं इसे बात करने के लिए फोन ही नहीं दूंगी। हाँ माँ, अभी बोलो, क्या कह रही थी आप? अरे बिटिया, मैंने तुझे जो पैसे भेजे थे वो तो तुझे मिल गए ना? क्या? अरे माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मिल गए बोल रहे हो आप? अरे पैसे बेटा, पैसे मिले कि नहीं? हाँ माँ, मिल गए मुझे पैसे, पूरे 3,000 थे। क्या? क्या थे? अरे पूरे थे ना, 3,000 रुपए भेजे थे मैंने तुझे। अरे हाँ माँ, पूरे पैसे थे। हेलो माँ, मुझे आपकी आवाज कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। सुमन को बस पूरे ये शब्द ही सुनाई देता है, लेकिन वो 3,000 रुपए सुन ही नहीं पाती, जिस कारण करुणा को ये लगता है कि सुमन तक पूरे 3,000 रुपए पहुंच गए हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब योगेंद्र और करुणा फिर से सुमन को पैसे भेजते हैं, तभी अरे वाह, इस बार तो पूरे 5,000 रुपए भेजे हैं। लगता है अगले महीने के खर्चे के लिए भेजे हैं। लेकिन इस बार तो मैं कुछ ऐसी चाल चलूंगी कि ये सारे के सारे पैसे मेरे पास ही आ जाएंगे। फिर बेला घर जाकर मानव और सुमन को झूठ बोलती है। अरे सुमन, माँ जी और पापा जी ने तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे भेजे थे वो तुम्हारे अकाउंट में आए ही नहीं। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाभी? उन्होंने तो मेरे ही अकाउंट में भेजे हैं पैसे। पता नहीं सुमन, लेकिन आए ही नहीं। बैंक वालों से मैंने फोन पर बात भी की तो उन्होंने कहा कि 24 घंटों तक इंतजार कीजिए, अगर तब तक पैसे नहीं आए तो आप बैंक में जाकर मदद मांगिए। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे सुमन, इतनी चिंता मत कर, बस 24 घंटों की ही तो बात है, तब तक पैसे आ जाएंगे। और अगर नहीं आए तो मैं तुझे पैसे दूंगा। वो बात नहीं है भैया, लेकिन पैसे ऐसे अटकने नहीं चाहिए। फिर 24 घंटों के बाद क्या हुआ भाभी?
आए कि नहीं पैसे? नहीं ना सुमन, एक काम करते हैं, बैंक जाकर ही चेक करते हैं। चलो बेला। अरे मानो, तुम इतनी दिक्कत क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं जाती हूँ बैंक में। तुम यहीं पर रुको, पहले ही इतना काम करके थक गए हो, अब थोड़ा आराम कर लो। लेकिन बेला। अरे भाई, भाभी सही कह रही है, वो देख लेगी, आप आराम करो। फिर बेला बैंक में जाने का नाटक करती है और 4 घंटे बाहर घूमकर लौटती है। बैंक वाले भी कुछ नहीं कर पाए। लगता है कोई तो फ्रॉड हुआ है, शायद से पैसे किसी और के अकाउंट में पहुंच गए हैं। लेकिन वो चेक कर रहे हैं, अगर उनसे कुछ हो पाया तो अच्छा ही है, वरना सारे पैसे गए पानी में। लेकिन भाभी। अरे सुमन, तू घबरा मत, ऐसा हो जाता है कभी कभी, और वो पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू निराश मत हो। पर भाई, आप क्यों दे रहे हो पैसे? अरे चुप रहे और रख ले ये पैसे, पागल कहीं के। फिर मानव सुमन को अपनी जेब में से पैसे देता है और इस तरह से बेला चाल चलकर सारे पैसे अपने पास ही रख लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद बेला करुणा को कॉल करती है। क्या? हाँ माँ जी, इस बार मानव की सैलरी लेट आने वाली है और सुमन कब से घूमने जाने की जिद लगाए बैठी है। उसने तो यहाँ पर अपनी 2 सहेलियां भी बनाई है और उसे उनके साथ बाहर भी जाना है, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है क्या? हाँ माँ जी, वैसे सुमन तो हमसे कुछ मांगती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, इसीलिए उसके लिए अगर आप कुछ पैसे भेज देती तो अच्छा होता। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं आज ही उसके अकाउंट में पैसे भेजती हूँ, तू चिंता मत कर। ठीक है माँ जी, शुक्रिया, लेकिन ये बात आप सुमन से मत कहिए, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है बहू, मैं समझ गई। इस तरह बेला अब एक बार फिर से चालाकी करके उनसे पैसे ऐंठती है। ऐसे ही वो अब कभी पैसे आने पर ये कहती है कि वो चोरी हो गए हैं, तो कभी ये कहती है कि आधे पैसे कट चुके हैं। इस तरह वो सुमन और मानव को बेवकूफ बनाती रहती है। फिर एक दिन जब बेला सुमन को 500 रुपए देती है, तभी सुमन करुणा को फोन करती है। क्या कहा? 500 रुपए? लेकिन बिटिया, मैंने तो तुझे पूरे 2000 रुपए भेजे हैं, क्योंकि तूने उतने ही पैसे मांगे थे। हाँ माँ, मैंने उतने ही पैसे मांगे थे, लेकिन आपने तो मुझे बस 500 रुपए ही भेजे हैं और भाभी ने भी मुझे केवल 500 रुपए ही निकाल कर दिए हैं। और आपको हो क्या गया है माँ? जन्मदिन पर भी आपने मुझे केवल 1500 रुपए ही भेजे थे और हर महीने आप मुझे कम पैसे भेजती हो, यहाँ पर मुझे घूमने फिरने के लिए, खरीदारी करने के लिए और बाकी छोटी मोटी चीजों के लिए पैसे लगते रहते हैं माँ। और बार बार मैं भाई और भाभी से तो पैसे मांग नहीं सकती ना, मुझे शर्म आती है माँ। अरे ये तू क्या कह रही है बिटिया? हमने तुझे जन्मदिन पर पूरे 3000 रुपए भेजे थे और हर बार तो हम तुझे ज्यादा ही पैसे भेजते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही बेला बहू ने मुझसे तेरे लिए पैसे मांगे, ये कहकर कि तुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना है और मानव की तनख्वाह भी अभी तक आई नहीं है, इसीलिए मैंने भी उसे पैसे भेज दिए। क्या? इसका मतलब भाभी ने हम सबसे झूठ बोला है। अब उस बेला की तो खैर नहीं, तू रुक सुमन, मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। फिर करुणा और योगेंद्र अगले दिन गांव से शहर जाते हैं और उन्हें वहां पर अचानक से आए देखकर बेला और मानव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे माँ पापा, आप दोनों अचानक से यहाँ पर? हाँ बेटा, वैसे तो हम दोनों यहाँ पर 2 हफ्ते के बाद आने वाले थे, ऐसे ही 2 दिन रुकने की खातिर, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि हमें आज ही आना पड़ा। मतलब? फिर योगेंद्र और करुणा मानव को सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद मानव भी काफी चौंक जाता है। ये सब क्या है बेला? तुमने सुमन को हर बार झूठ क्यों बोला? अरे नहीं मानव और माँ जी पापा जी, आप दोनों को शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं सच कह रही हूँ। जितने भी पैसे सुमन के बैंक अकाउंट में आते थे, मैं उसे सारे पैसे दे देती थी
एक बार तो पैसे आए ही नहीं, और एक बार चोरी हो गए, और एक बार तो बैंक में ही अटक गए। अब मैं भला इसमें झूठ क्यों बोलूंगी? अरे चुप हो जा झूठी। एक बार तो इसने मुझसे सुमन के नाम पर पैसे भी मांगे, बोला कि तेरी सैलरी ही नहीं आई। अब इसका क्या जवाब देगी? बोल, अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? मानो बेटा, अभी के अभी बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट चेक कर, तभी सच्चाई पता चलेगी। फिर बैंक के सारे स्टेटमेंट चेक होने पर बेला का पर्दाफाश हो जाता है। ये क्या? इसमें तो साफ साफ लिखा है कि जन्मदिन के पहले 3,000 रुपए आए थे, और वो 5,000 जो बेला कह रही थी कि आए ही नहीं, वो भी आए हैं अकाउंट में। हर बार जो जो पैसे आए हैं वो पैसे एटीएम से निकाले गए हैं, और अभी हाल ही में 2,000 रुपए भी आए हैं। बोल बहू, अब क्या कहोगी तुम? छी बेला, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे पैसों की खातिर तुम कितना गिर गई। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भाभी? मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन के समान माना है, लेकिन आज आपने ही मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। मैं तुझे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी बहू। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, प्लीज मुझे माफ कीजिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने अपनी ही ननद के साथ गलत किया है, लेकिन मैं आप सबको वचन देती हूँ कि आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बहुत रोने और बिलखने के बाद में घर वाले बेला को माफ कर देते हैं, और उस दिन के बाद से बेला भी अब सुधर जाती है और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करती। श्रेया अपनी जेठानी मोना, सास सुशीला, ससुर त्रिलोकी, जेठ अंकित और ननद चेतना के साथ रहती है। उसका पति धवल दूसरे शहर में नौकरी करता है, इसीलिए वो इनके साथ नहीं रहता। श्रेया की जेठानी स्वभाव से काफी सरल और खट्टी होती है। उसके मन में जो भी होता है वो उसे मुंह पे बोल देती है। वही श्रेया मीठे बोल बोलकर सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में दुनिया भर का कपट भरा होता है। एक दिन, मुन्ना बहू, श्रेया बहू, सारे पकवान ठीक से रेडी तो हो गए हैं ना? लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ माँ जी, सब कुछ तैयार है, बस अब जल्दी से नाश्ते के लिए गर्मा गर्म समोसे तलने बाकी है। हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहिए और ऐसा समझिए कि आज हमारी चेतना का रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा। हाँ श्रेया बहू, भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा माँ जी, क्योंकि बहुत ही अच्छे घर के लोग हैं वो। हमारी चेतना भी उनके साथ बहुत मजे से रहेगी। लेकिन माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़का नशेड़ी है माँ जी। क्योंकि उस लड़के को मैंने और श्रेया ने एक दिन नुक्कड़ के पीछे की गली में नशा करते हुए देख लिया था। और तो और मैंने लोगों से सुना भी है कि वो कई बार हवालात की हवा भी खाकर आया है। अरे मोना भाभी, ये आप क्या कह रही हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और कब देखा था मैंने उसे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मोना, तेरे मुंह में तो हमेशा बुरी और खट्टी बातें ही निकलती है। अरे मेरी बेटी का घर अभी तक बसा भी नहीं है, और उससे पहले ही तू उसे अपनी काली जुबान से उजाड़ना चाहती है। नालायक निकम्मी कही की। माँ जी, आप भाभी की बातों में मत आइए। लड़के वाले कितने अमीर हैं और सभी घर वाले बहुत अच्छे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी को कोई गलतफहमी हुई होगी, तभी वहां पर ननद चेतना आती है। मोना भाभी, ये सब आप जलन के मारे कर रही हो ना? मैं अच्छे से जानती हूँ आपको कि आप कितनी बुरी हो। अरे आपको तो किसी टीवी शो में वैम्प का रोल करना चाहिए, क्योंकि असल में तो आप वही हो। आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन चेतना, मैं भला तुमसे क्यों जलूं? अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ।
अरे अच्छे से जानते हैं हम तुम्हें कि तू कितनी भलाई चाहती है हमारी। सभी लोग मोना को ही गलत समझते हैं और चेतना और उस नशेड़ी लड़के का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर अगले दिन श्रेया अपनी माँ हंसा से गार्डन में मिलती है और घर के सारे किस्से बताती है। बहुत खूब श्रेया बिटिया, ऐसे ही चाशनी के जैसे मीठी बनकर अपने घर वालों को तेरे जेठानी के खिलाफ कर दे, जिसके बाद सभी घर वाले तेरे इशारे पर नाचेंगे और तू ही घर की मुखिया हो जाएगी। हाँ माँ, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गई। वैसे मेरी जेठानी तो मुंह से ही खट्टी है, लेकिन दिल से वो सबके लिए अच्छा सोचती है और जो भी बोलती है सही बोलती है। वो लड़का सच में नशेड़ी है, लेकिन मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी वो कुंवारी ननद जल्द से जल्द चली जाए, ताकि मेरा काम और घर का एक सदस्य कम हो जाए। वेरी वेरी गुड बिटिया रानी, ऐसे ही चालाकी से सब कुछ हड़प ले बेटा, वरना ये दुनिया तुझे नोच खा जाएगी। हाँ माँ, मैं आपकी सारी बातों को ध्यान में रखने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर एक दिन श्रेया अपने ससुर को ढेर सारा ऑयली और मीठा खाना देती है। ये लीजिए पापा जी, ये शाही टुकड़ा भी लीजिए, आपको ये बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने बनाया है आपके लिए। और ये मटर की कचौरियाँ भी, इन्हें लाल और हरी चटनी के साथ खाइए। हे भगवान, श्रेया तुम ये सब क्या कर रही हो? पापा जी, आप ये सब मत खाइए। इतना तला भुना और मीठा खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन भाभी, पापा जी को कोई बीमारी भी नहीं है, ना ही ये कोई दवाई भी खाते हैं, और इस उम्र में भी इनकी सेहत एकदम फर्स्ट क्लास है। और उसके बावजूद भी आप इन पर ये जुल्म क्यों कर रही हो? ऐसा मत कीजिए ना भाभी। मैंने स्पेशली पापा जी के लिए कितने प्यार से ये पकवान बनाए हैं, वो भी पूरे दिल से बनाए हैं। अरे ओ नास पिटी, खुद तो कभी कुछ बनाएगी नहीं अपने ससुर के लिए, लेकिन अपनी मेहनती और गुणवान देवरानी को जरूर रोकेगी। देखिए माँ जी, अगर पापा जी की सेहत इस उम्र में भी अच्छी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसका गलत फायदा उठाएं। अगर इन्हें कुछ खाना ही है तो इतना भी नहीं खाए ना इसे। भगवान ना करे कि ये सब खाना खाकर इनकी तबीयत बिगड़ जाए। बड़ी बहू, अपनी गंदी जुबान बंद करो। अरे तुम्हारा मुंह है या गटार, जब देखो तब गंदी बकती रहती हो। कभी तो शुभ शुभ बोल दिया करो। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मोना भाभी के मन में सबके लिए इतनी खटास क्यों भरी है। अरे हम सब आपके अपने ही है ना, कोई दुश्मन देश के वासी है क्या जो आप हमसे ऐसा बर्ताव करती हो? देखो चेतना, मैं भी आप सबको अपना मानकर ही ये सब कहती हूँ। अब आप सबको मेरी बातें कड़वी और खट्टी लगती है तो इसमें आप सबका दोष है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अब जाइए, जो करना है कीजिए, मुझे क्या, मैंने तो सबके अच्छे के लिए ही बोला था, लेकिन आप लोगों को तो मेरी कोई बात पचती ही नहीं है। हाँ हाँ, चल फुट यहाँ से। और त्रिलोकी जी, आप खाना खाइए। फिर एक दिन, अंकित, तुम कब से एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन पर हो? अरे ऐसे कब तक घिसते रहोगे? अपने करियर के ग्राफ में कोई बदलाव लाना है या नहीं तुम्हें? लेकिन मोना, मैं इस जॉब में बहुत खुश हूँ और मेरा अब इतने सालों का एक्सपीरियंस भी तो बन चुका है। मेरी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, तो फिर और मुझे क्या चाहिए? देखो अंकित, पैसा तो कैसे भी करके कमाया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन काम में कोई प्रोग्रेस भी तो होनी चाहिए ना। अब देवर जी को ही देख लीजिए, दूसरे शहर में बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय से मैनेजर बन चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी एक एम्प्लॉय ही हो।
अरे अपनी पोस्ट भी बदलो अंकित, वरना यही घिसते रह जाओगे। लोगों के लिए ना सही, लेकिन खुद के लिए ये करो। मोना, तुम्हारा नाम ही निगेटिविटी होना चाहिए। अरे कभी तो कोई मीठी बात कर लिया करो। तुम खाने में दिन रात क्या करेले खाती हो क्या, जो तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट भरी होती है? अरे तुम्हें तो मुझे मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन तुम तो बस डीमोटिवेट ही करती रहती हो। मैं तुम्हें कोई डीमोटिवेट नहीं कर रही अंकित, बल्कि मेरी बातें सबको इसीलिए खटकती है क्योंकि वो सच होती है। श्रेया की तरह झूठे मुंह मीठी बातें नहीं कर सकती मैं। और एक बीवी अपने पति के करियर में प्रोग्रेस तो चाहेगी ही ना। और मैंने वही कहा है तुमसे, थोड़ी ना कुछ गलत कहा है मैंने। इस तरह से मोना और अंकित के बीच में बहस छिड़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन घर में किट्टी पार्टी होने वाली होती है। बहू जल्दी बताओ, कौन सी साड़ी पहनूं मैं? मुझे तो ये गुलाबी वाली साड़ी बहुत पसंद आई है, और ये साड़ी पहनकर तो मैं एकदम हीरोइन ही लगूंगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये गुलाबी साड़ी आप पर बहुत जचेगी और आप बहुत खूबसूरत भी लगोगी इसमें। आज शाम में तो आप कहर ढाने वाली हो। नहीं माँ जी, इस साड़ी को मत पहनिए, क्योंकि ये काफी ओल्ड फैशन और खराब सी हो चुकी है, और इसका रंग भी कितना ढल चुका है, और इसे पहनने के बाद लोग आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि वो तो आपका मजाक उड़ाएंगे। क्या? लेकिन ये साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई है, और इसने भी तो इसकी कितनी तारीफ की है। तू तो चुप ही बैठ मोना बहू, तुझे तो हर चीज में बस कमियां ही दिखाई देती है। मुझे तेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे किसी के लिए अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो उसके लिए कुछ बुरा भी मत बोला कर। निर्लज्ज कहीं की। आपको जो समझना है समझ लीजिए माँ जी, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसी हूँ। जो सही है वही बोलूंगी। उसके सिवा फालतू में किसी की नजर में अच्छा बनने के लिए झूठ मूठ का मीठा नहीं बोल सकती मैं। वैसी हरकतें तो सिर्फ नालायक लोग ही करते हैं। हाँ हाँ, हमें भी अच्छी तरह से पता है कि कौन कितना नालायक है और कौन कितना लायक। मैं तो आज यही साड़ी पहन कर जाऊंगी। फिर सुशीला वही गुलाबी साड़ी पहनती है, जिसके बाद शाम में सारी औरतें घर पे किट्टी पार्टी करने के लिए आती हैं। तब वो सुशीला को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाती है। अरे सुशीला, तुम्हारे इतने बुरे दिन कब से आ गए? अरे ये कौन सी पुरानी साड़ी पहनी है तूने? सच में सुशीला, एकदम जोकरनी लग रही है तू। अरे इससे अच्छी साड़ी तो गली की कचरे वाली पहनती है रे। और नहीं तो क्या सुशीला, तू तो एकदम एंटीक पीस लग रही है। तेरा तो कुछ नहीं हो सकता बाबा। अरे तेरे पास कोई अच्छी वाली साड़ी नहीं थी क्या, जो ये खटारा सी साड़ी पहनकर आ गई तू? शी बाबा, तुझे देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया। सबकी बातें सुनकर सुशीला को काफी बुरा लगता है और वो शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेती है। फिर औरतों के जाने के बाद वो काफी दुखी भी होती है। तभी वहां पर चेतना आती है और वो सुशीला और बाकी घर वालों को बताने लगती है, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है माँ, क्योंकि वो एक नशेड़ी आदमी है। मोना भाभी सही कह रही थी। आज मैंने खुद अपनी आंखों से उसे नशा करने के चक्कर में पुलिस के वैन में जाते हुए देखा है। क्या? हाँ माँ, हम लोग तो बिना वजह मोना भाभी को कोसते रहे क्योंकि उनकी जबान खट्टी है, लेकिन ऐसी बात ही नहीं है माँ, क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है और उसके पीछे उनका प्यार छुपा होता है और हमारे लिए फिक्र छुपी होती है। हाँ चेतना बेटी, तो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि आज सुबह ही मोना बहू ने मुझे यह गुलाबी साड़ी पहनने से रोका था, लेकिन फिर भी मैंने इसे पहन लिया
मुझे तो ऐसा लगा था कि मोना बहुत जानबूझकर इसकी बुराई कर रही है, लेकिन सच में तो वो मेरी फिक्र कर रही थी ताकि मेरी बाकी औरतों के सामने इज्जत ना जाए। लेकिन ये करमजली श्रेया, ये तो बस मेरी झूठे मुंह तारीफ करते जा रही थी। नहीं माँ जी, वो साड़ी तो सच में बहुत अच्छी थी। चुप करो श्रेया बहू, तुम एक मीठी छोरी हो। तुम्हारी हरकतें हम समझ चुके हैं। अरे उस दिन भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाकर मेरा पेट रात में बहुत दर्द कर रहा था। मुझे भी मोना बहू की बात मान लेनी चाहिए थी। हमें माफ कर दो बहू, हमने हमेशा तुम्हें गलत समझा है, बुरा समझा है। लेकिन तुम्हारी बातों के पीछे का प्यार और स्नेह हम कभी देख ही नहीं पाए। हाँ बहू, माफ कर दे हमें। हाँ मुन्ना, खामोखा गुस्सा कर बैठा मैं तुम पर, लेकिन उस रात के बाद मैंने तुम्हारी बात पर काफी सोचा है और मुझे अब अपने करियर में आगे जाना है। उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम तो मुझे बस डीमोटिवेट ही कर रही हो और ये देख ही नहीं पाया कि तुम्हारी उन्हीं बातों में चिंता और परवाह भी मौजूद है। और ये बात मुझे बाद में समझ आई मोना। आई एम रियली सॉरी। सॉरी भाभी, और थैंक यू मुझे उस नशेड़ी की बीवी बनने से बचाने के लिए। आप सच में बहुत अच्छी हो भाभी। इस तरह अंत में मोना से सभी लोग माफी मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रेया की सारी चालें नाकाम पड़ जाती हैं और अब उसकी मीठी बातों का उनके घर वालों पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐश्वर्या अपने पति तेजस, सास शांति और जेठ विवान के साथ रहती है। उसका जेठ विवान तलाकशुदा होता है। ऐश्वर्या की छोटी बहन सलोनी कुंवारी होती है। एक दिन की बात है, सलोनी मॉल में शॉपिंग करके अपना पर्स कहीं खो देती है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? मेरी पर्स तो कहीं खो गई है। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? फोन की बैटरी भी डेड है यार। शिट, ये क्या मुसीबत आ गई है। तभी वहां पर सलोनी के सामने से विवान जा रहा होता है और विवान सलोनी को देखकर रुक जाता है। हाँ सलोनी, मैं बस यहीं से गुजर रहा था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये क्या? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम बहुत ही परेशान हो। क्या हुआ है? वो विवान जी, दरअसल। फिर सलोनी विवान को सारी बातें बताती है। ओफो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। अब जाने दो, रात बहुत हो चुकी है। तुम बैठो मेरे पीछे, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं विवान जी, मैं चली जाऊंगी। आपको मेरे लिए इतनी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे सलोनी, इसमें कौन सी दिक्कत? तुम मेरे छोटे भाई की साली हो और तुम्हें मैं ऐसे मुश्किल में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? चलो जल्दी बैठो और ये ना ना कहना बंद करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे यार, आप नहीं मानोगे। ठीक है, चलिए। फिर सलोनी विवान के पीछे बैठकर घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे गोलगप्पे का ठेला दिखता है और वो देखकर उसके मुंह में पानी आता है। तभी वो दोनों रुककर गोलगप्पे खाते हैं और दोनों के बीच में काफी सारी बातें भी होती है। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करके अब फोन कॉल और मैसेज पर भी ढेर सारी बातें करते हैं। सलोनी, तुमसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दिन भर की थकान मिट जाती है मेरी। हाँ विवान जी, सेम हियर। मुझे भी तुम्हारे साथ बातें करना और वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। अरे सलोनी, मुझे विवान जी मत बोला करो यार, काफी पराया महसूस होता है। विवान कहो मुझे बहुत सुकून महसूस होगा। अच्छा बाबा, ठीक है। विवान, खुश? बहुत ज्यादा खुश। अब विवान और सलोनी के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। फिर सलोनी ये सारी बातें अपनी सहेली पूजा को बताती है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ यार पूजा।
वो बहुत अमीर है और साथ ही तलाकशुदा भी। तो मेरा रास्ता तो एकदम साफ है। मैं तो अब उसे ही अपना बकरा बनाऊंगी। लेकिन सलोनी, तू अपनी ही बहन के जेठ के साथ ऐसा रिश्ता कैसे बना सकती है? ये सही नहीं होगा। ऊपर से वो डिवोर्सी भी है। हाँ, तो उसमें क्या होता है? वो भी तो एंजॉय कर रहा है ना ये सब, और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। हम दोनों का भी रिश्ता एक एंजॉयमेंट तक ही सीमित है। डोंट वरी पूजा, तुम चिल करो। अब इसी के साथ सलोनी अपनी बहन के ससुराल में अक्सर किसी न किसी बहाने से जाने लगती है। एक दिन, अरे सलोनी, आज तू फिर आ गई? फिर से उसी दिन की तरह आज भी तुझे कुछ यहाँ के एरिया से कोई खरीदी करनी थी क्या? अरे नहीं शांति आंटी, आज माँ और पापा दोनों बाहर गए हैं ना, इसीलिए दिन भर बोर होने से अच्छा मैंने ये सोचा कि यहीं पर चली आओ और इसी बहाने ऐश्वर्या दीदी के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लूंगी। अरे सलोनी, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। हाँ विवान। फिर सलोनी विवान के पास बैठ जाती है और सलोनी को देखकर विवान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। उन दोनों की ये नजदीकियां देखकर शांति एक अजीब ही शक्ल बनाती है। फिर सलोनी के जाने के बाद, अरे ओ ऐश्वर्या बहू, तेरी बहन का यह क्या नाटक चल रहा है? आए दिन वो यहाँ पर ही आती रहती है, और वो भी ठीक उसी वक्त जब घर में विवाह होता है। माँ जी, अब ये इत्तेफाक हो सकता है ना? सलोनी यहाँ पर बस मुझसे मिलने आती है, उसे घर में मेरी याद आती होगी ना, इसीलिए। अरे तो पहले क्यों नहीं आती थी याद? पिछले कुछ दिनों से उसे तेरी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। उसका इस घर में आना जाना काफी बढ़ गया है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। माँ जी, आप ना कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफिजूल में चिंता कर रही हो। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और विवान और सलोनी का मिलना जुलना भी वक्त के साथ साथ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। विवान सलोनी को महंगे महंगे तोहफे देता है और उसे बहुत सी जगहों पर घुमाने भी लेकर जाता है। ओ माय गॉड, ये तो ब्रांडेड पर्स और परफ्यूम है। थैंक यू सो मच विवान, मुझे तो ये बहुत पसंद आए। तुम मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हो। अरे सलोनी, अब मेरे लिए तो तुम मेरी खुशी हो, तो तुम्हारे लिए तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा ना। आई नो बेबी। यस स्वीटहार्ट। एक दिन सलोनी अपनी सहेलियों का नाम लेकर विवान के साथ घूमने जाती है और रात होने पर जब वो उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप करता है, तभी सलोनी की माँ गीतिका विवान और सलोनी को साथ में देख लेती है और सलोनी के घर आने पर उसकी माँ उस पर खूब चिल्लाती है। क्यों रे नालायक लड़की, तुझे क्या लगा माँ सो गई होगी इसीलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा? अरे नहीं माँ, वो तो। अब मुझे कोई बहाना मत दे। मैंने तुझे और विवान को साथ में देख लिया है। अरे अपनी बहन के जेठ के साथ कहाँ घूम रही थी तू इतनी रात को? आखिर क्या माजरा है? और तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आती क्या? क्यों हमारी नाक कटवाने पर तुली है तू? हाँ? अरे माँ, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ ही थी, लेकिन आते समय मुझे कोई कैब ही नहीं मिल रही थी और तभी रास्ते में दीदी के जेठ दिख गए और इसीलिए उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। अरे मैं तो उनसे ठीक से बात भी नहीं करती। रिश्तेदार के नाते उन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया है माँ, और कोई बात नहीं है। भगवान करे यही सच हो। और यही सच है माँ। आप अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। फिर भी सलोनी, आइंदा से तो उस विवान के साथ ज्यादा बातचीत बिल्कुल नहीं करेगी, और अगर कहीं मिला तो तू दूर से ही चली जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही तलाकशुदा है और वो तेरी बहन का जेठ है। इसीलिए तेरा उसके साथ घूमना फिरना
या फिर ज्यादा गुलू गुलू बात करना शोभा नहीं देता, समझी कि नहीं? हाँ मेरी मातोश्री, समझ गई मैं। आपकी ये बातें मैं ध्यान में रखूंगी। फिर एक दिन विवान अपना फोन घर पर ही भूलकर चला जाता है। तभी उसके फोन पर सलोनी का वॉइस मैसेज आता है और वो ऐश्वर्या सुन लेती है। हाय जॉन, गुड मॉर्निंग। याद है ना तुम्हें? तुमने मुझसे वादा किया है कि आज शाम को तुम मुझे मूवी डेट पर लेकर जाओगे और साथ ही मॉल से शॉपिंग भी कराओगे और मैं तुम्हारे फेवरेट रेड कलर की ड्रेस पहन कर आऊंगी। ठीक है ना? अच्छा चलो बाय, लव यू बेबी। क्या? इसका मतलब सलोनी और जेट के बीच में? माजी का शक सही था, दाल में सच में कुछ काला है। ये सलोनी भी ना, सच में इसने तो इस बार हद ही कर दी। फिर ऐश्वर्या सलोनी को एक पार्क में बुलाती है और वो वहां पर उसे खूब डांटती है। लेकिन दीदी। चुप रहे सलोनी, अब तू मुझे कोई सफाई नहीं देगी, क्योंकि तेरा और जेठ जी के रिश्ते का सच मुझे पता चल चुका है। अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? वो तुझसे 15 साल बड़े हैं, ऊपर से तलाकशुदा है। अरे तू इतनी यंग है, टैलेंटेड है, तुझे तो कोई भी मिल जाएगा। फिर तू अपनी लाइफ यहाँ पर बर्बाद क्यों कर रही है? अरे दीदी, आप ये सब क्या बोल रही हो? चिल करो यार, मैं विवान के साथ घर नहीं बसाने वाली। मैं और वो, हम दोनों तो बस एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं। ना मेरी तरफ से कोई सीरियस फीलिंग है और ना ही विवान की तरफ से। हम बस अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं और कोई सीरियस बात नहीं है। अरे पागल लड़की, ये सब करने के लिए तुझे मेरा ही जेठ मिला था क्या? और तुझे क्या पता, अगर उन्हें तुझसे सच में प्यार हो गया तो तब क्या करेगी तू? देखिए दीदी, ऐसा कभी नहीं होने वाला और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जो भी हो सलोनी, लेकिन आज के बाद तू उनसे दूरियां बनाएगी और कम से कम बात करेगी। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, आप शांत रहिए। जैसा आप कहोगी वैसा ही मैं करूंगी। अब तो चिल कीजिए। लेकिन सलोनी अपनी बहन ऐश्वर्या की कोई बात नहीं मानती और वक्त के साथ साथ विवान को सलोनी से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन विवान तेजस और ऐश्वर्या को एक जगह पर बुलाता है जहां पर उसने सलोनी को भी बुलाया होता है। अरे भैया, ये आप हमें कहां पर लेकर आ गए? हाँ जेठ जी, आखिर क्या बात है? एक गुड न्यूज है जो मैं सबसे पहले तुम दोनों के साथ ही शेयर करना चाहता हूँ। तभी वहां पर सलोनी आती है और उसे देखकर ऐश्वर्या और तेजस काफी हैरान रह जाते हैं और उन दोनों के सामने विवान सलोनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। सलोनी, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? व्हाट? विवान, मैंने तुमसे कभी सीरियस होकर प्यार नहीं किया। अरे मुझे तो ऐसे लगा कि तुम भी मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो सलोनी? यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? देखो विवान, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं वाकई में तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे प्यार कर बैठोगे। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, उस सब से ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। अरे तो फिर मैं क्या सोचती? तुम तो तलाकशुदा हो और मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, तो फिर मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? सॉरी विवान, ये नहीं हो सकता। सलोनी की बातें सुनकर ऐश्वर्या को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सलोनी को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। सलोनी, तुझे मैंने पहले ही कहा था
कि जेठ जी से दूर रहे, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने तुझे कहा था कि जेठ जी सच में तुझसे प्यार कर बैठेंगे, और आखिर में वही हुआ। उसी दिन तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्या इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था? हाँ तेजस। क्या? फिर ऐश्वर्या विवान और तेजस को सारी बातें बताती है कि कैसे उसे पता चलने पर उसने सलोनी को चेतावनी दी थी। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है तेजस। मुझे तो ऐसे लगा था कि ये बेवकूफ लड़की वाकई में मेरे समझाने पर जेठ जी से दूर रहेगी, लेकिन नहीं, ये नालायक नहीं सुधरी। देख, अब तेरे कारण जेठ जी का क्या हाल हुआ है। ये तुमने अच्छा नहीं किया सलोनी। पहले ही मेरे भैया ने प्यार में धोखा खाया है, और अब फिर से तुम्हारी वजह से उन्हें वापस प्यार में धोखा मिला। आई नो मुझसे गलती हुई है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। मुझे सच में नहीं लगा था कि बात इधर तक पहुंच जाएगी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भलाई इसी में होगी कि तुम हमसे और मेरे भैया की लाइफ से दूर ही रहो, और अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। चली जाओ यहाँ से। धोखेबाज और मक्कार हो तुम। आई एम सॉरी विवान, लेकिन मैं। बस करो सलोनी, कभी भी किसी के फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। हमेशा जो दिखता है वैसा नहीं होता। तूने अपने मन में यह सोच लिया था कि जेठ जी भी टाइम पास कर रहे हैं, और उनके बारे में तूने कभी नहीं सोचा। अरे तुझसे बड़ी सेल्फिश और कोई नहीं हो सकती। चली जा यहाँ से सलोनी, और वापस मेरे घर में कभी मत आना। कोई भी सलोनी को माफ नहीं करता, और उसकी इस बेवकूफी की वजह से उसका अपनी बहन के साथ भी रिश्ता खट्टा हो जाता है।